देखिए ये क्वेश्चन, इसको भी एक बच्चे ने भेजा है व्हाट्सएप पे। ठीक है, इसमें ये दिया गया है कि हमारे पास एक उच्चाई ट्रांसफार्मर है, यानी जो वोल्टेज को बढ़ा देगा। उसमें जो प्राथमिक कुंडली है और जो द्वितीय कुंडली है, इनमें जो राउंड रखे हैं, फेरे लगे हुए हैं, उनका रेशियो दिया गया है। इसके बाद जो हमारे पास प्राइमरी है वोल्टेज, वो 200 वोल्ट है, और वहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पीयर की है। अब आपको ये बताना है जो द्वितीय कुंडली है उसमें कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित कर सकते हैं। सबसे पहले एक तो नॉर्मल तरीका ये है कि ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा डायग्राम बना लो। कुछ नहीं करना होता, बस एक ये बना दो बॉक्स, दूसरा बॉक्स यहाँ पे बना दो। ये हमारा ट्रांसफार्मर बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें लगा लेते हैं कुंडली। तो यहाँ से ये 1 2 3 ऐसे लगा लो, कितना भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारे पास आईपी प्रोवाइड होगी, यानी प्राइमरी करंट है। यहाँ पर वोल्टेज लगा होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वीपी। वीपी मतलब प्राइमरी वोल्टेज। ठीक, ये जो होता है ये हमारे पास जो कुंडली होता है ना, उनमें जो राउंड होता है कुंडलियों की संख्या, जिसको एनपी कहेंगे, जो कि प्राइमरी फेस पे हमारे पास कितने राउंड है, नंबर ऑफ। ठीक, कुंडली है ये। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आउटपुट निकलता है। आउटपुट निकलने में, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से करंट निकलेगी, जो निकलेगी वो होगी आईएस, यानी सेकेंडरी करंट। और जो वोल्टेज निकल के आएगा, जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, वीएस। वीएस मतलब सेकेंडरी वोल्टेज। और जो राउंड है ये क्या है, ये एनएस। एनएस यानी सेकेंडरी में कितने राउंड है। ठीक, नंबर ऑफ राउंड। अब हमारे पास जो कंडीशन होती है, जितना इनपुट पावर देंगे उतना ही आउटपुट पावर आएगा। जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट आता है। ठीक है, जब इनपुट जितना आएगा उतना ही आउटपुट आता है। तो जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, शक्ति क्या होती है, पी इनपुट बराबर पी आउटपुट। क्या होता है, पी इनपुट बराबर पी आउटपुट। ठीक, ये हमें पता होना चाहिए। पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी में वोल्टेज कितना है, प्राइमरी में वोल्टेज P1 है, प्राइमरी में करंट IP है, इज इक्वल टू सेकेंडरी में वोल्टेज कितना है, सेकेंडरी में वोल्टेज VS है, और सेकेंडरी में करंट कितनी है, IS है। यहाँ से हमारे पास क्या निकल सकता है, यहाँ से हमारे पास निकल सकता है VP, और इसे डिवाइड कर लो VS, इक्वल टू क्या आ जाएगा, IS डिवाइड बाई IP। एक इक्वेशन ये बन गई। ये कैसे बनाई, कि जितना आउटपुट होगा, सॉरी जितना इनपुट पावर हम देंगे उतना ही पावर हमारे पास, क्योंकि पावर तो कम होगा नहीं, जो वोल्टेज दे रहे हैं, जो पावर यहाँ से निकलेगी वही पावर बाहर निकलेगी। ठीक है, वोल्टेज आगे पीछे हो सकता है, करंट को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन ये होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, कि जो नंबर ऑफ कॉइल होती है ये इन पे डिपेंड करता है। यानी जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज होता है वो क्या करता है, वो नंबर ऑफ कॉइल, जो नंबर ऑफ कॉइल है, ये राउंड है कुंडली, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, Vp डिवाइड बाई Vs इज इक्वल टू Np डिवाइड बाई Ns। और इसकी वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 1:200। ये दिया गया है पेपर में, अनुपात दिया गया है, जो कुंडलियों की संख्या है, जो फेरों की संख्या है, उसका रेशियो दिया गया है। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी हो गई, 2 हो गई। ठीक, अब देखो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमारे पास समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कर दो। जब 2 कर दोगे तो यहाँ से IS सेकेंडरी डिवाइड बाई IP इज इक्वल टू, ये कितना आया, 200। अब देखो इसने ये दिया है कि जो हमारे पास प्राइमरी में वोल्टेज है वो 200 वोल्ट का है, और जो प्राइमरी में करंट है वो कितनी है, 1 एम्पियर की है। ठीक, तो यहाँ पर जो, सॉरी 2 एम्पियर की है, तो ये करंट जो दी गई है कितनी है, 2 एम्पियर, और जो वोल्टेज दिया गया था 200 दिया गया था। जो पूछा है अधिकतम धारा पूछी है, तो धारा निकालने के लिए क्या, IP की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, IS इज इक्वल टू ये 1 डिवाइड बाई 200 इंटू 2, सॉल्व करेंगे 0.01 एम्पियर, यानी जो सेकेंडरी में अधिकतम धारा होगी वो 0.01 एम्पियर होगी। ये तो हमारे पास आंसर आ गया। क्या गया आंसर। अब अगर हमसे पूछता सेकेंडरी में वोल्टेज कितना है, तो उसका भी यूज कर लेते हैं। सेकेंडरी में जो वोल्टेज आएगा VP, VP कितना है, 200 है।
वोल्टेज के लिए। वोल्टेज पूछा नहीं गया, अगर पूछता है केस में तो इसका यूज कर सकते हैं। वीएस हमें पता नहीं है, और ये कितना है 2000, है ना, ये दोनों बराबर है ना, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, कितना 200, तो यहाँ से वीएस कितना आ जाएगा 40,000 वोल्ट आ जाएगा। तो अगर ये पूछता तब निकालना, फिलहाल तो पूछा ही नहीं है, लेकिन एक बार अगर पूछ लेता है तो ये भी निकाल देना। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आप समझ में आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो व्हाट्सएप नंबर लिख लो, उसमें भेज सकते हो 8127191266। लेकिन ये जब समय हमें मिलेगा तो हम करा देंगे, उसमें जल्दी आना नहीं, जल्दी कराते हैं, अभी टाइम बहुत है पेपर के लिए। ठीक, बाकी 2025 के पेपर हो चुके हैं, एक सेट बचा है। 2024 से 2020 तक के जितने भी सेट हैं सब क्वेश्चन करा दिए एक एक। ठीक है, समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। देखिए ये क्वेश्चन जो है एक बच्चे ने भेजा है व्हाट्सएप पे। ठीक है, 2019 का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड यूपी है। ठीक, इसमें क्या है कि हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जो प्रिज्म है वो समबाहु कांच का बना हुआ है, यानी समबाहु शेप है, समबाहु त्रिभुज का शेप है। तो सबसे पहले उसको बना लेते हैं। समबाहु का मतलब होता है कि जिसकी जितनी भी डायमेंशन है सब इक्वल होनी चाहिए ट्रायंगल की, और उसमें जो एंगल होने चाहिए वो 60 डिग्री के होने चाहिए। सिंपल सी बात है, समबाहु का मतलब यही होता है। ठीक है, तो हम ये बना लेते हैं। ये हमारे पास प्रिज्म बन गया है। ठीक है, इस प्रिज्म को बताया गया है कैसा है, समबाहु, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है, समबाहु। अगर ये शब्द कहीं पर लिख के आता है तो इसका मतलब ये होता है जो भी प्रिज्म बना है उसके सारे एंगल कितने हैं, 60 डिग्री के हैं। ठीक है, 60 डिग्री के हैं, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक, यहाँ पर ये जो टॉप पे लिखा जाता है वो प्रिज्म एंगल होता है ए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। इतनी बात से ये समझ में आया। यहाँ पर क्या है, ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। इसने बताया कि ए बी पर आपतित होती है, यानी जो एक प्रकाश की किरण है वो इस पे आती है। 30 डिग्री का न्यूनतम विचलन होता है, ये कंडीशन दे दी गई है कि न्यूनतम विचलन की कंडीशन क्या है, वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपतित करा लेते हैं जी, हमारे पास इंसिडेंट होती है इसमें। ठीक, ये हमारा, और इसके बाद आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण ऐसा कोण होता है जो ए बी पृष्ठ पर परपेंडिकुलर के साथ लाइन बनाती है, वो आपतन कोण होता है। तो सबसे पहले हमें ए बी पृष्ठ पर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, ये इंसिडेंट तो हमने कर दिया, लेकिन एंगल कितना होगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। जैसे ये लाइन हमारे पास है तो इस लाइन पे 90 डिग्री ये होगा, ऐसी लाइन है तो 90 डिग्री ये होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना होगा। तो इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल बोलें तो अभिलंब। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, इसको अभिलंब कहा जाता है, अभिलंब। ठीक, ये अभिलंब है मेरे पास। अब यहां से जो एंगल बन के तैयार होता है, ये वाला एंगल, ये हमारे पास एंगल होता है ये, इसको हम लोग कहते हैं I1। ये हमारे पास आपतन कोण है, कैसे कोण है, आपतित कोण कहें या आपतन, आपतन कोण, ये भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ये कंडीशन दे दी गई है, और न्यूनतम मिश्रण होता है। और आगे पढ़ने पर ये पता चलता है कि ये जो लाइट है ये आगे जाएगी, यहाँ पर आएगी, फिर उसके बाद जो AC सरफेस है इसके साथ ग्रेजिंग कर जाएगी। ग्रेजिंग करने का मतलब ये हुआ कि इसी के पैरेलल चली जाएगी, इसी के ऊपर चली जाएगी, यानी ग्रेजिंग करना, जिस ये लाइन है इस लाइन के साथ चले जाना, इसी के ऊपर चले जाना। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है पृष्ठ AC को इस पर करते हुए निकल जाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, ये लाइट हमारे पास आगे बढ़ेगी, ये ऐसे आ जाएगी। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ है, ये लाइट ऐसे चली गई, ये ग्रेजिंग कर गई यानी स्पर्श करते हुए AC पृष्ठ से चली गई है, ये कंडीशन हो गई। तो अब हमारे पास देखना है
ये जो एंगल बन के तैयार हो रहा है, इसको जाना ऐसे था, ऐसे जाना था, लेकिन ये कहाँ चली गई? नीचे चली गई, ये ऐसे चली गई है। तो ये जो एंगल बन के तैयार हुआ है डेल्टा एम, जिसको न्यूनतम मिश्रण कोण कहा जा रहा है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है पेपर में। 30 डिग्री का न्यूनतम मिश्रण कोण बनाती है। अब फाइंड क्या करना है? सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि इसमें इसकी चाल क्या है, स्पीड क्या है लाइट की, ठीक। दूसरा, स्पीड की इसकी चाल निकालने के लिए क्या करना होगा? इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होगा। सी की वैल्यू दी गई है, जो हमारे पास वायु की चाल है उसकी वैल्यू दी गई है, ये है, ठीक। तो इस हिसाब से हम निकाल लेंगे। अब क्या करना है, ये तो हमने सब एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ये क्योंकि इसके साथ ग्लेजिंग कर गई है, जब इस पे नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, इस पे जो अभिलंब ड्रॉ करेंगे, ये अभिलंब जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये अभिलंब है इसका, दूसरे पृष्ठ AC का पृष्ठ का अभिलंब है ये अभिलंब के साथ एंगल बनता है ना, ये अभिलंब है, ठीक है। ये अभिलंब के साथ जब इसको स्पर्श करके निकल गई है तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक। और ये एंगल क्या होगा? ये हमारे पास R1 होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा? ये R2 होगा, ठीक। R1 और R2 हमने लिख दिया। ये डायग्राम देख लो, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। पहली कंडीशन के हिसाब से हमारे पास जो न्यूनतम मिश्रण लिखा हुआ है, इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है? न्यूनतम मिश्रण की कंडीशन पे न्यूनतम विचलन की शर्त पर अगर इसकी ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ये हमारे पास प्रिज्म है, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, ये फाइंड करना होगा। n बोले या n भी बोले, तो n फाइंड करने के लिए क्या करोगे? ये n क्या है? अपवर्तनांक है, इसको फाइंड करना होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या है? n इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? साइन डेल्टा m प्लस a, ये बाई 2 आ जाता है, डिवाइड बाई साइन a बाई 2। ये वाला फार्मूला में याद होना चाहिए अगर कहीं पर न्यूनतम विचलन की कंडीशन आती है। साइन डेल्टा m क्या है? न्यूनतम विचलन वाला जो कोण है। a हमारे पास क्या है? जो प्रिज्म है उसका कोण है। सारा वैल्यू दी है, इसको रख देते हैं। ये फार्मूला ये लगाना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये न्यूनतम विचलन लिखा हुआ है। तो यहाँ से n निकाल लेते हैं। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन डेल्टा m कितना है? 30 है। ये कितना है? 60 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोला गया है। ये एंगल होता है प्रिज्म एंगल। इसको डिवाइड करोगे 2 से, ठीक, दिख रहा हूँ वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है? यहाँ आ जाएगा साइन 60 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करके लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 और 60 90 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे 45 आ जाएगा। ये कितना है? 30 आ जाएगा, ठीक। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है 1/2, ठीक है। ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, √2 से डिवाइड काट दोगे तो कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो प्रिज्म यूज हुआ है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आया है वो √2 है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आया? √2 आया है। तो n की वैल्यू तो हमारे पास √2 आ चुकी है। अब इसके बाद हमारे पास फार्मूला में याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ये है कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ हो और स्पीड ऑफ लाइट दी गई हो और हमें ये निकालना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? v। ये हमारे पास चाल आ जाएगी किसकी? जो प्रकाश आया है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पेपर में दी गई है, पेपर में दी होती है। बाकी अगर यहाँ ना मेंशन हो तो उसमें एक लिस्ट बना के दी जाती है, जो जो वैल्यू दी होती है, याद होना चाहिए। बाकी दिया भी जाता है। ये n है, n की वैल्यू अभी हमने निकाली है। यहाँ से v निकाल लो। स्पीड c कितना है? 3 × 10⁸, ये लिखा हुआ है। n की वैल्यू अभी हमने निकाली √2। अब क्या करोगे? 3 × √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 10⁸, और यहाँ से √2, एक √2 और आ जाएगा। ये 1.5 √2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी।
यहाँ स्पीड जो आई है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो 1.5 √2 के लू 1.414 ऐसा कर सकते हो, 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई करो, 15 चौको 60, 15 एकम 15 और 6 21, 15 चौको 60 और 2 62, 15 एकम 15 और 6 21, और इसके बाद कितने पॉइंट के बाद है, 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर, ये आ गया। तो 2.12 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास स्पीड आ गई है किसकी, जो कि पहला पार्ट में पूछा गया था कि स्पीड हमें बतानी है। तो ये प्रकाश की चाल आ चुकी है। जो प्रकाश यहाँ से गुजर के आ रहा है उसकी जो चाल है वो ये है, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछा गया है कि ये एंगल बताना है आपतन कोण। आपतन कोण पता करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा कि यहाँ पर R1 कितना है। R1 को पता करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, इस डायग्राम को देखो जरा। इस डायग्राम में ये हमारे पास A है, B है, C है, इसको हम D मान लेते हैं और इसको E मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन जाएगा A D और ये हम मान लेते हैं F, ADFE सम चतुर्भुज ठीक है, चतुर्भुज चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज, ठीक है, ये चतुर्भुज में जो चतुर्भुज तो ये चतुर्भुज हमारे पास आ गया, ठीक है। चतुर्भुज में क्या है, चतुर्भुज कौन सा है, A D F E और A, ये हमारे पास एक चतुर्भुज बनकर तैयार हुआ है, ठीक। ये चतुर्भुज है। इसमें क्या है चतुर्भुज की कहानी ये होती है कि जितने भी एंगल होते हैं उन सब एंगल का सम 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। हमें ये वाला एंगल निकालना है अभी तो फिलहाल के लिए, ठीक। ये हमारे पास F एंगल है जो, तो एंगल कोण A प्लस ये वाला कोण कितना होगा, जो D है, क्योंकि चतुर्भुज हम ये लिए हुए हैं ना, तो देखो इस पे क्या है, अभिलंब है ये एंगल हमारे पास कितना है, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक। ये 90 डिग्री है क्योंकि नॉर्मल है ये, और ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक। ये दोनों 90 डिग्री है। तो कोण D कितना है, कोण D हमारे पास 90 डिग्री है, प्लस कोण F हमें पता नहीं है, प्लस कोण E भी 90 डिग्री है, फिलहाल तो लिख देना है। ये सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये और ये कितना है, 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे पे, सॉरी ये तो नहीं पता हमको, ये और ये E, ये लाइन जो है, ये AB पृष्ठ पर जो लाइन हमारे पास खींची गई है, अभिलंब खींची गई है, तो ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से कोण A जो कि 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है, ये 60 हो जाएगा, ये हमारे पास 90 हो जाएगा, कोण F हमें पता नहीं है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा एंगल F इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा, और 180 में 240, 360 माइनस 240, 360 माइनस 240, 240, ठीक है। 240 घटा दो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 120, कितना आ गया, 120 आ गया, ठीक। ये तो हमारा F आया है, क्या आया है, जो F की वैल्यू आई है वो 120 आ चुकी है। कितनी आ गई, 120 डिग्री आ गई। अब देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा देखना है, त्रिभुज, यहाँ नीचे कर दें। अब दो त्रिभुज देखना है, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, DFE, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा जो ट्रायंगल बन रहा है नीचे वाला देख लो, इसमें क्या है, F एंगल F, त्रिभुज FDE FDE ट्रायंगल में, इसमें क्या है, इसमें देख लो एंगल F निकाल चुके हैं 120, यानी ये वाला एंगल जो निकला 120 है,
प्लस R1 कितना है, ये एंगल R1 है, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, यहाँ से R1 एंगल R1 है प्लस R2 ये दूसरा एंगल है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 120 घटा दोगे तो R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आया, 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गई। एफ की वैल्यू हमने सीधे यहाँ पुट कर दी थी। R1 प्लस R2 कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया है। अब हमारे पास काम क्या है, अब यहाँ पे आओ, इस सरफेस पृष्ठ AC पर स्नेल नियम लगा दो। ये इक्वेशन 1 हो चुकी है। सरफेस AB पर स्नेल नियम, ज्यादा देखो, पृष्ठ AB पर, पृष्ठ AC पर स्नेल नियम, स्नेल नियम, पृष्ठ AC पर स्नेल नियम लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें जब स्नेल नियम लगाओगे, यहाँ सब दिख रहा है। स्नेल नियम क्या कहता है, स्नेल नियम ये कहता है, स्नेल नियम ये कहता है यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम इस सरफेस पे लगा रहे हैं, इस पे यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, अपवर्तनांक, यहाँ का अपवर्तनांक n है, एंगल साइन एंगल कितना है, R2 है, इज इक्वल टू बाहर क्या है, वायु है, और वायु का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स Na होता है, जो कि 1 होता है। यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स Na साइन, अब ये कितना एंगल बन रहा है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, जिसको I2 भी कह सकते हो। कितना कह सकते हो, I2। ये कितना है, I2, वैल्यू पुट करो, ये कितना है, n√2 है, ये कितना है, ये हमें पता नहीं है, साइन R2, ये कितना है, 1 है, और ये साइन 90 है, कितना है, साइन 90। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन R2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे √2 हो जाएगा, और साइन 1/√2 होती है 45 की। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ जाएगी, जब साइन साइन हट जाएगा तो 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अभी R2 की वैल्यू निकाल चुका हूँ, तो R1 की वैल्यू निकल आएगी। समीकरण नंबर 1 से R1 प्लस R2 कितना है, 45 है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से R1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 15 डिग्री। कितना आ गया, 15 डिग्री। ठीक, ये आ चुका है। अब इस पृष्ठ पे हम, क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए, इस वजह से स्नेल नियम AB पृष्ठ पे लगाएंगे। तो लिख दो, स्नेल नियम AB पृष्ठ पर, पृष्ठ AB पर। अब यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो यहाँ है वो यहाँ पर भी एयर है, तो यहाँ Na साइन I1 जो कि फाइंड करना है, इज इक्वल टू, अंदर पहुंचो। ये कितना है, अभी हम निकाले हैं R1, कितना निकाले हैं, R1 15 डिग्री निकाले हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, साइन 15। ठीक, अब साइन 15 की वैल्यू पेपर में आपको दी गई है, नहीं दी होती तब भी याद रखना होता है, ये दिया गया है। यहाँ Na कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, साइन I1 हमें ज्ञात करना है, n कितना है, √2 है, और यहाँ साइन 15 की वैल्यू कितनी है, ये दी गई है, √3 -1 डिवाइड बाई 2√2। यहाँ से √2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू √3 की होती है 1.732 माइनस का 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.732 डिवाइड बाई 2, ये इतना आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से साइन I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.366, जब डिवाइड कर दोगे 2 से। यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स 0.366, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। क्या आएगा, फाइनल आंसर। इसी की वैल्यू 21 के करीब होती है। एक आंसर ये आएगा हमारे पास, और एक आंसर हमारे पास कहाँ गया, ये आएगा। ये 2 आंसर हैं। कैसे निकले हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझने की बात है। और ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा लगेगा तो
6-7 मिनट 5 ही मिनट लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। क्या क्या यूज हुआ है ये समझ लेना है। सबसे पहले एक चतुर्भुज की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। चतुर्भुज कौन सा? ए डी एफ और ई। इस चतुर्भुज में ये डायमेंशन जो है ये दिखनी चाहिए, इसका यूज किया गया है, ठीक है। इसका यूज किया गया वो यहाँ पर हमने लिखा है। इस चतुर्भुज में ये जो एंगल है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने का रीजन यही है कि ये जो अभिलंब खींचा गया है इस पृष्ठ पे खींचा गया है और ये वाला अभिलंब इस पृष्ठ पे खींचा गया है। तो ये दोनों एंगल, अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री पे होना, ठीक है। तो इस वजह से ये 90 डिग्री पे। फिर उसके बाद ये वाला ट्राइंगल यूज किया नीचे वाला। इस ट्राइंगल का 180 का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, उस कॉन्सेप्ट का यूज किए, सारी वैल्यू पुट किए, आंसर आ गया। ये यूज करने के बाद एक बार स्नेल नियम इस पे लगा, एक बार इस पे लगा, क्योंकि ये वैल्यू हमें चाहिए थी, इस वजह से ये पूरा प्रोसेस करना पड़ा। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। स्क्रीनशॉट ले लो, बाय। देखिए ये क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा था, ठीक है, यूपी बोर्ड का है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जो प्रसारण केंद्र है वहां से जो तरंग जा रही है उसकी वेवलेंथ दी गई है, तरंग दैर्घ्य 300 मीटर है, ठीक है। इसके बाद जहाँ पर ये उपलब्ध कराई जा रही है वहाँ का संधारित्र कितना है, 2.4 मीटर है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि अगर अनुनाद की कंडीशन क्रिएट होती है तो हमारे पास प्रेरकत्व कितना है, यानी एल की वैल्यू पूछी जा रही है, इंडक्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। कैसे करोगे? सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है उसका यूज करना है। क्या दिया गया है? लेमडा। लेमडा कितना है? लेमडा हमारे पास 300 मीटर है। जब भी कहीं पर वेवलेंथ दी होती है और हमें वहां पर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? फार्मूला हम यूज करते हैं C इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, यानी आवृत्ति अगर निकालना है हमको तो आवृत्ति के लिए जो फार्मूला यूज होता है F इज इक्वल टू होता है C डिवाइड बाई लेमडा। C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 और यहाँ पर लेमडा कितना है? 300 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 पावर कम कर दो, 2 यहाँ से कम हो जाएंगी, 3 से 3 कट जाएगा, 10 की पावर 6 पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। मीटर से मीटर कट जाएगा, पर सेकेंड आ जाएगा, यूनिट आ गई फ्रिक्वेंसी की, ठीक है, प्रति सेकेंड। यहाँ फ्रिक्वेंसी निकल आई। इसके बाद अगर हमारे पास ये कंडीशन दी गई है अनुनाद की कंडीशन में, अनुनादी कंडीशन अगर कहीं पर भी आती है तो उस केस में एक्सएल बराबर होता है एक्सी के, और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल होती है। एक्सी की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई ओमेगा सी होती है। यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई एल सी। अब यहाँ से हम ओमेगा निकालना चाहें तो ये कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर एल सी, ठीक। अब हमें क्या करना है? ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू एक होती है 2 पाई एफ, इसका भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई एफ निकाल लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट एल सी आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल सी। ये तो हमारे पास फार्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए, उसका यूज करना है यहाँ पर, ये फार्मूला होता है, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ से हमें सीधे एल सी निकालना होगा। एल सी की वैल्यू जब निकालना हो, एल की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कितना आ जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट करो तो ये एफ क्या निकालना है? एल निकालना है। तो इस हम क्या करते हैं, यहाँ से एल निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एफ इंटू 2 पाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एल सी, स्क्वायर रूट ले लिए हम सीधे, ठीक, क्योंकि एल की वैल्यू निकालना है हमको, एल की वैल्यू पता नहीं है, सी की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से एल जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा 1 डिवाइड बाई सी, और ये कितना आ जाएगा? एफ का स्क्वायर यानी फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, और 2 पाई यानी 4 पाई स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी दी गई है? सी की वैल्यू हमारे पास दी गई 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 फैरेड, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना है। यहाँ से हमारे पास एल आया, एल इज इक्वल टू, ऊपर रख देते हैं, एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्योंकि एल की वैल्यू फाइंड करना है, ये हमारे पास आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, जो कि क्या है? सी की वैल्यू है। एफ की वैल्यू कितनी अभी निकाली है? ये निकाली है, तो इसका स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 12 आ जाएगा, क्योंकि 6 है, इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 4, और पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो 22/7 का होल स्क्वायर,
या तो ये लिख सकते हो या फिर जो उसमें एडजस्ट करना है, L इज इक्वल टू ये 4 ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा, 7 ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 6 है, यहाँ पर 12 है, पावर 6 बचेंगी, 6 ऊपर पहुंचा दोगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 6 आ जाएगा। अब नीचे क्या बचा है, यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ पर 22 बचा है, ये बचा है, इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16, 8, 1 9 आ जाएगा, ठीक 9.6। और 22 का स्क्वायर कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 22 का स्क्वायर आ जाएगा 484 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो L इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, L इक्वल टू आ जाएगा 1.056 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, सॉरी माइनस का 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 8। जब इसको सॉल्व करके लाओगे तो यही आएगा, ये इसकी यूनिट होती है हेनरी। तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.056 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 हेनरी। ये हमारा फाइनल आंसर है। जब इसको डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करके तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर रहा। देख लो, समझ लो, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि अनुनाद की कंडीशन क्रिएट होती है तो ये कंडीशन आती है। उसके बाद अगर ये सीधे अनुनाद की कंडीशन में ये फार्मूला लिखोगे तब भी ठीक है, ठीक। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। समझ में आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है दो समय मिलेगा तो हम करा देंगे। बाकी सीरीज हमारी चली रही है 8127191266। इस नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हो, उसको हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप पे आया था, एक बच्चे ने भेजा था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व दिया गया है। क्वेश्चन में ऐसा है, ये सारी डिटेल दी गई है। आपसे पूछा गया है जो L लगा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी, और इसके साथ संबंध दिया गया है कि जो वोल्टेज है और धारा में जो कला कोण है वो π/4 है। L का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले में क्या है, डायग्राम बना लेना है, प्रेरकत्व लगा देना है, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस लगा देना है जितना दिया गया है। ये जो कनेक्ट है सप्लाई को भी लगा देना है। जैसे यहाँ पर कनेक्शन जो है, जो V है 110 वोल्ट है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, ठीक है। यहाँ पर ये जो L है इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये जो ओमेगा है, सॉरी R है, वो कितना है, R की वैल्यू दी गई है 31.4 ओम, 31.4 ओम। ये सब कुछ दिया हुआ है। सीरीज में लगे हैं, श्रृंखलाबद्ध का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में लगे हैं, ठीक। फाई दिया गया है। फाई देने का मतलब है कि tan फाई आपको दिया गया है, tan फाई बोले या फिर फाई सीधे लिख दो। कला कोण जो दिया गया है, कला कोण वो कितना है, कला कोण जो है जो कि फाई है वो है π/4 है। इतना कुछ दिया हुआ है। L की वैल्यू आपको नहीं पता है, वही आपको बतानी है। L की वैल्यू बतानी है। L बराबर क्वेश्चन मार्क है। देखो हमारे पास क्या होता है, एक्सेल होता है, और एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। ये तो हमें पता होना चाहिए, एक्सेल जो होता है ओमेगा एल होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा जो होता है 2πf होता है, 2πf। एफ हमारे पास फ्रिक्वेंसी है और ये एल है, ठीक। ये एल है, ये एक्सेल नहीं एल है, 2πf L। ओमेगा की वैल्यू ये होती है। अब हमारे पास जो tan फाई का फार्मूला होता है, जो फार्मूला हमें यूज करना है, tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है हमारे पास एक्सेल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ये फार्मूला याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि प्रेरकत्व लगा हुआ है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता तो एक्सेल माइनस एक्सी आ जाता। फिलहाल जो दिया गया उसको रोकना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा हमारे पास डायग्राम बना देना है, अगर बनाना है तो। यहाँ पर हम दिखा देंगे कि यहाँ पर हमारे पास VR है और यहाँ दिखा देंगे कि VL है, या फिर दिखा सकते हैं यहाँ पर एक्सेल है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, कुछ भी दिखा सकते हो। और फिर इसके बाद ये एंगल बनता है ये, ठीक है, ये आगे तक जाएगा। ये जो होता है tan फाई होता है, यही फाई होता है। ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये एक्सेल हो जाता है और ये रेजिस्टेंस हो जाता है।
फिर tan phi निकालते हैं तो ऐसे निकल आता है। ठीक, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी प्रोसेस पता है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, ये एक्सेल, ये tan थीटा लगाओगे लंब डिवाइड बाई आधार तो C निकल आएगा। अब बात आती है एक्सेल की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखो, एक्सेल की वैल्यू उठा के रखते हैं, एक्सेल की वैल्यू उठा के रखते हैं। पहले तो tan phi की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4 है, इसको लिख दो पाई बाई 4। ठीक, एक्सेल की वैल्यू ये ऊपर लिखी है कितनी है, 2 पाई एफ और एल जो कि हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 31.4, सारी वैल्यू पुट करना है। tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, ये कितना आ जाएगा 31.4, सॉरी ये कितना आ जाएगा 2। पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये जो पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 3.14। एफ कितना दिया हुआ है 50, ये 50 होता है। एल हमको पता नहीं है जो कि फाइंड करना है, ठीक है, एल हमें पता नहीं है, ये एल है। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है 31.4। दोनों को देखो, यहाँ से क्या है पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10 टाइम्स आ जाएगा, फिर 10 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1/10, 1/10 बोले तो पॉइंट का 1, यानी जो L की वैल्यू आई है कितनी आई है 0.1 हेनरी, क्या आया है हेनरी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यही हमें निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो। ठीक, यानी L की वैल्यू कितनी आ गई 1 हेनरी आ गई, पॉइंट का 1 हेनरी, और तो कुछ निकालना नहीं है इसमें, सिंपल सा है। ये वैल्यू जो दी गई है ये क्या है, पाई के अप्रोक्सीमेट है, इस वजह से यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखेंगे, सिंपल सा कर सकता है तो सीधे काट देंगे। ठीक, देख लो समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 3.14 था, यहाँ पर 31.4 था, जब इसको काटोगे तो 1/10 टाइम्स कटेगा, 10 टाइम्स कटेगा, इसके बाद जब सॉल्व करोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो, एक मिनट देख लें कैलकुलेशन तो गलत नहीं हो गई, ये 0.13, यहाँ से हमारे पास 10 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, ऊपर भी तो 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1 हेनरी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 हेनरी, 1 हेनरी आ जाएगा। फिर से देख सकते हो, वैल्यू पुट करके दिखा देते हैं। देखो ये क्या है 2 है, 2 को ऐसे ही लिखो, पाई की वैल्यू कितनी है 3 1.4 और एफ कितना है 50 है, एल हमें पता नहीं है। ठीक, वही वैल्यू हम फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर, और ये कितना था, ये हमारे पास इतना है 31.4। ठीक है, अब देखो इससे जब काटेंगे तो 10 टाइम्स कट जाएगा, 10 टाइम्स कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फिर 5 दूनी 10 आएगा, 0.1 ही आएगा, कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/10 जो कि 0.1 के बराबर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1। देख लो, सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा, ये पॉइंट इससे हट गया, ठीक है, ये पॉइंट इससे हट गया और 5 दूनी 10 आ गया, सॉल्व हो गया। ठीक है ना, हाँ ठीक, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सॉल्व करके देख लेना, यही निकल के आएगा। देखो यहाँ से क्या हुआ है, ये जब काटेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, यहाँ से जीरो कट गया, 5 दूनी 10 आया, फिर डिवाइड में जाएगा, वहां पर तो 1 ही है ना, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 हेनरी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं पर भी आके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर लिख लो, लेकिन जब पर्सनल क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बता देंगे, बाकी जो इतना होगा बताएंगे, समय नहीं मिलता ना। 81271912191266 इसे भेज देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए क्वेश्चन, एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे भेजा था, ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास 0.35 हेनरी का एक प्रेरकत्व लगा हुआ है, इम्पीडेंस लगा हुआ है, इसके साथ 110 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, इन दोनों को सीरीज में रखा जाता है। ठीक है, जो वोल्टेज सप्लाई, अब जो वोल्टेज इसमें अप्लाई किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, वो 110 वोल्ट है, और जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो 50 गीगाहर्ट्ज है, सॉरी हर्ट्ज है। अब आपको बताना क्या है,
पहला तो ये बताना है कि कितने कोण से वोल्टेज की पश्चगामी है, यानी जो करंट है वो कितने वोल्ट से वोल्टेज से पश्चगामी है। ठीक है। इसके बाद परिपथ में शक्ति क्षय बताना है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सा। यहाँ पर एक लगा देते हैं प्रेरकत्व और यहाँ पे लगा देते हैं रेजिस्टेंस। बस यही दो लगे हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम सप्लाई करते हैं, जो एसी सोर्स से सप्लाई की जा रही है, जिसका वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 110, जो VRMS है वो 110 वोल्ट है, ठीक है। वोल्टेज 110 है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो वे फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। इतना हमें दिया हुआ है। इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, ये हमारे पास L जो है वो है 0.35 और यहाँ पर जो R है वो कितना है 110 ओम, ठीक। ये हमें दिया गया है। अब जो फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है कोण, यानी हमें फेज डिफरेंस निकालना होगा, फाई की वैल्यू निकालनी होती है। फिर इसके बाद शक्ति क्षय बोले तो पावर कंजम्पशन जो हुआ है उसको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला पार्ट क्या है, यहाँ पर पॉइंट 1 में कोण फाइंड करना है, यानी tan फाई, ये वाला फार्मूला हमें याद होना चाहिए। tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, XL डिवाइड बाई R। क्या होता है, XL डिवाइड बाई R, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है इसलिए XL, और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके लिए डायग्राम भी आप साइड पे बना सकते हो। डायग्राम ऐसे बना देना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर करंट है, ठीक, और या फिर हम कह सकते हैं VR है, या फिर हम कह सकते हैं R है, दोनों चीज़ें दे सकते हो। और ये जो ऊपर दोगे यहाँ पर हम बता देंगे XL है या फिर VL है, ठीक। पश्चगामी बताना है, ये लाइन ऐसे जाएगी यहाँ पे, इसका ऐसे बना लोगे, ये बना के दिखाना तो ठीक, नहीं बनाओगे तब भी चलेगा। ये फाइन tan फाई, यही हमें फाइन करना है, ये जो एंगल है ये फाइन करना होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, tan फाई इज इक्वल टू होता है XL डिवाइड बाई R, ठीक। यहाँ तक रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर XL हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब डिवाइड बाई आधार, तो उसके हिसाब से भी निकल आएगा। बाकी ये फार्मूला में याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर XL हमें नहीं दिया हुआ है। XL निकालने के लिए क्या कहानी है, XL इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ओमेगा L। क्या होता है, ओमेगा L। जो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है, L हमारे पास तो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर XL इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू कितनी रखोगे, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, ठीक है। और यहाँ पर f कितना है, 50 है। ये दिया हुआ है, ये जो है हमारे पास f है। L कितना है, 0.35, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको काट लोगे तो कितना आ जाएगा, 0.05 सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखा जाए तो ये 0.1 है, ये 0 है, ये 1 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले इससे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है। तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसका और इसका मल्टीप्लाई किया है, अब इसका मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। फिर से ये पॉइंट से हटाएंगे, हट जाएगा। यहाँ पर एक्सेल कितना आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा 110 ओम, ठीक। एक्सेल निकल आया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेल की वैल्यू 110 ओम आ जाएगी। अब क्या है, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, tan फाई इज इक्वल टू, एक्सेल कितना आया 110, आर कितना है, ये भी 110 है, दिख रहा है यहाँ पे। काटेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से tan और tan हट जाएगा, तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 पाई बाई 4 बोले, या फिर कह सकते हैं 45 डिग्री, ठीक। ये भी आंसर आपको सही है, ये 45 डिग्री है, पाई बाई वाला भी सही है। तो एक आंसर तो आपका आ गया कि जो पश्चिमगामी है,
यानी वोल्टेज जो है करंट से 45 डिग्री आगे है, आगे होने का मतलब ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला पार्ट, पश्चगामी है, कितने डिग्री, 45 डिग्री। आपका आंसर ये हो गया। दूसरी बात अब पूछा गया है शक्ति क्षय, यहाँ पर ये लिख देना पश्चगामी, पश्चगामी यानी वोल्टेज जो है धारा से 45 डिग्री पश्चगामी है, एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर बच परिपथ में शक्ति क्षय, शक्ति क्षय क्या होता है, शक्ति क्षय, शक्ति क्षय इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला था P इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेरकत्व भी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज के रूप में V स्क्वायर क्या होगा, V स्क्वायर डिवाइड बाई Z, Z हमारे पास इम्पीडेंस है, या फिर हम कह सकते हैं क्या कहोगे, या फिर हम कह सकते हैं कि I और Z, I स्क्वायर Z कर सकते हो, दोनों में कुछ भी कर सकते हो, या तो ये वाला फार्मूला लगा दो या ये लगा दो। यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है तो वोल्टेज वाला लगा देते हैं, ठीक है। पहला काम हमारा ये होगा कि Z निकाल लिया जाए। Z के लिए फार्मूला क्या होता है, Z हमारा प्रतिघात होता है, इसके लिए फार्मूला होता है, अगर प्रेरकत्व और रेजिस्टेंस लगा है तो उसके लिए फार्मूला होता है R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर नहीं लगा इस वजह से दो ही बचते हैं ना। और ये हमारे पास, सॉरी, इसके साथ साथ cos थीटा भी होता है, cos फाई, ये बहुत जरूरी है क्योंकि शक्ति क्षय लिख के आता है कहीं पर, तो ये cos फाई जरूर लिखना है। ये अब इसको दूसरा फार्मूला बना सकते हैं I स्क्वायर और Z cos फाई, ठीक, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सही है। तो हमें ये वाला यूज करना है, ये वाला यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर V की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारे पास क्या है, R की वैल्यू कितनी दी गई है, R की वैल्यू 110, 110 का स्क्वायर प्लस एक्सेल अभी निकाला है, कितना है एक्सेल हमारा 110 निकला है, कितना निकला है 110। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे Z इज इक्वल टू 110 का स्क्वायर बाहर ले लो, 110 का स्क्वायर बाहर लोगे 110 आएगा, वो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, दोनों का एडिशन करोगे ये आ जाएगा। इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी, ठीक। अब हमारे पास जो फार्मूला है उसमें ये वैल्यू पुट कर दो, P इज इक्वल टू शक्ति क्षय V स्क्वायर कितना है, V हमारे पास दिया हुआ है 110 इंटू 110 डिवाइड बाई Z की वैल्यू अभी निकाली कितनी है 110 रूट 2, फिर उसके बाद क्या है cos फाई, और फाई कितना निकाला है, फाई हमने निकाला पाई बाई 4 या फिर 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट 2 होती है। यहाँ वैल्यू पुट करो, 110 से 110 काट दो, 110 डिवाइड बाई रूट 2, और cos 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, cos 45, ठीक है। लिख दोगे ब्रैकेट में cos 45 डिग्री जो होता है वो 1 बाई रूट 2 होता है, ये हमें वैल्यू याद होना चाहिए, ऐसे करके लिख देना। चूंकि यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दोनों कितना हो जाएगा रूट टू हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, काट दो कितना आ जाएगा 55 वाट, कितना आ जाएगा 55 वाट। तो हमारे पास ये सारे आंसर आ चुके हैं, शक्ति क्षय आई है 55 वाट आई है, और जो हमारे पास कोण आया है, एंगल आया है 45 डिग्री आया है, या पाई बाई 4 आया है, ये आंसर है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक क्वेश्चन और इसका है, और इसके अलावा भी भेजे हैं, लेकिन अभी दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है 11 वो करा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ये डायग्राम बना देना, बाकी ये प्रोसेस लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे जितने नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक। चलो बाय, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, चलो बाय। देखिए ये क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा है, ठीक है, व्हाट्सएप पे है। इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले ये बताना है धारा और वोल्टेज के बीच कितना कलांतर है, ठीक है। इसके बाद दूसरे पार्ट में बताना है कि जो C1 संधारित्र है उसको C के समांतर ऐड कर दिया जाए, यानी इसके समांतर एक संधारित्र को ऐड कर दिया जाए, और उसकी कंडीशन क्या हो रही है कि जो शक्ति गुणांक है उसका मान क्या हो रहा है, एकांक यूनिट हो जा रहा है। तो इन दो कंडीशन में इसके हिसाब से C1 की वैल्यू हमको बतानी होगी, ठीक है। एक बात याद रखनी है, कभी फिर
शक्ति गुणांक एकांक होने का मतलब होता है कि रेजोनेंस की कंडीशन क्रिएट होती है, और रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं। ठीक, चलो पहले सॉल्व करते हैं पहली कंडीशन के हिसाब से। सोल्यूशन में जब हमारे पास इक्वेशन दी गई है v इज इक्वल टू क्या है, v नॉट साइन 1000 t प्लस फाइव हमें फाइंड करना है। इसकी जब जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, मानक समीकरण, इसको समान स्टैंडर्ड समीकरण कहा जाता है। मानक समीकरण क्या होता है, वो होता है v इज इक्वल टू होता है v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इससे से तुलना करने पर समीकरण एक की तुलना कर रहे हैं इससे, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आ जाएगी, 1000, और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो ओमेगा निकल आया, ओमेगा का यूज होगा इस वजह से हमने ओमेगा पहले निकाल लिया। इसके बाद क्या है, एल की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ से हमें क्या है, एक्सएल निकालना होगा। एक्सएल क्या होता है, एक्सएल जो होता है, एक्सएल इज इक्वल टू, वहाँ पे दिख रहा है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ओमेगा की वैल्यू हमने 1000 निकाल ली है, 1000 लिख दो यहाँ पर, और एल की वैल्यू दी गई है 100 माइक्रो हेनरी, ये माइक्रो का निशान है, 100 माइक्रो हेनरी। माइक्रो हेनरी में जब हेनरी में बदलोगे तो माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक्सेल की वैल्यू क्या होती है, ये ओम यूनिट होती है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 3 2 5 6 यहाँ पर है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट का वन ओम आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट का 1 ओम आएगा, याद रखना है, पॉइंट का 1 ओम आया है। इसके बाद क्या है, हमारे पास एक्सी निकालते हैं। एक्सी के लिए जो फार्मूला होता है, एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी। ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए हमें। ठीक है, ये हमारे पास सी होता है। अब इसकी कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर जो हमने निकाला है वो बता देते हैं क्या है, एक्सेल है। ठीक, अब एक्सी निकाल लेते हैं। एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू अभी हमने बताई है 1000। ठीक, ये 1000 है, यहाँ पे दिख जाएगा। और इसके बाद सी की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड, 2 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोफेरेड को चेंज करने की यूनिट है। अब यहाँ से जब सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ से एक्सी इज इक्वल टू देखो, 2 ये 3 ये है, और ये कितनी है, -6 है, तो 3 पावर तो कम हो जाएंगी, माइनस वाली ऊपर पहुँचा दोगे तो 1000 ऊपर पहुँच जाएगा। 1000 ऊपर पहुँचा, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 500 ओम। ये हमारे पास क्या आया है, 0.1 ओम आया है, ये हमारे पास 500 ओम आया हुआ है। अब इसके बाद क्या है यहाँ से हमें ये पता चला कि जो एक्सी की वैल्यू आई है वो एक्सएल से ज़्यादा आई है। ये 500 ओम है, ये 0.1 ओम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे पास कालांतर निकालोगे तो ये क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं वोल्टेज, या आर लिखते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट भी होती है यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। ये हमारा ऊपर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक्सएल होता है, और नीचे क्या होता है, एक्सी होता है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसके हिसाब से हमें कालांतर निकाल लेना होता है। तो यहाँ का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्सी माइनस एक्सएल आ रहा है, यानी जो कालांतर निकलेगा नीचे की तरफ निकलेगा। ठीक है, ये कालांतर निकलेगा मेरा 5। तो यहाँ पर जो tan फाई का फार्मूला होता है, tan फाई इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, ये नीचे ये ज़्यादा होने का मतलब है कि ये जो है पश्चगामी है वोल्टेज से। ठीक, अग्रगामी और पश्चगामी दो कंडीशन होती है। यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, एक्सी क्योंकि ज़्यादा है इस वजह से, एक्सी माइनस एक्सएल इज इक्वल टू डिवाइड बाई सॉरी आर। ठीक, ये बात समझ में आनी चाहिए, एक्सएल माइनस एक्सी। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू पुट करते हैं, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 500, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, इसकी वैल्यू हमने निकाली 0.1 ओम, डिवाइड बाई क्या होगा, 400 होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 400 दी गई है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 99.1 डिवाइड बाई 0.9 आ गया, डिवाइड बाई 400।
तो यहाँ से हमारे पास फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, या तो यही लिख दें या फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। तो ये हमारा फेज डिफरेंस आ गया। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो फेज डिफरेंस पहले पार्ट का आंसर हमारा ये आ गया कि फेज डिफरेंस ये आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है कि हमें, अगर हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि जो हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है इसके समांतर एक और कैपेसिटर लगा दिया है, इसका नाम हमने C1 दिया है। क्या दिया है, C1। तो ये C1 की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। ठीक, C1 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, यहाँ देख लो, मुझे लगता है इसको डालना पड़ेगा जगह बनाने के लिए। ठीक है, देखो C1 की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले अगर दो कैपेसिटर एक दूसरे के, दो संधारित्र एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट जो होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है C1 प्लस C2। C1 प्लस C, यानी ये पहला क्या है, यहाँ पर C है, दूसरा क्या है C1, तो दोनों को सीधे ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, C1 की वैल्यू हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड है, ये भी याद रखना है। सॉरी, C की वैल्यू हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड है, C1 निकालना है, C1 हमें फाइंड करना है। लेकिन इसने ये कंडीशन जो लिखी है कि जो हमारे पास शक्ति गुणांक है वो क्या हो जाता है, एकांक हो जाता है। सेकंड केस का आंसर देना है, शक्ति गुणांक एकांक होने का मतलब होता है, एकांक का मतलब होता है कि हमारे पास क्या मतलब होता है अनुनाद की स्थिति आती है। अनुनाद को मतलब हिंदी में अनुनाद कहते हैं, इंग्लिश में रिजोनेंस कहते हैं। अनुनाद की स्थिति, जब अनुनाद की स्थिति क्रिएट होती है तो उस समय एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाते हैं। एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। एक्सएल और एक्सी बराबर होने का मतलब है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एल। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये सी की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर सी इक्विवेलेंट लिखेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन सी इक्विवेलेंट लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, अनुनाद की कंडीशन में। तो यहाँ से हमारे पास क्या लिखोगे, सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सी इक्विवेलेंट जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर एल। यहाँ पर सी इक्विवेलेंट लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना है। दूसरी कंडीशन में जब एकांक की स्थिति क्रिएट हो रही है उस समय हमारे पास सी इक्विवेलेंट लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ से सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1000 है। 1000 है, उसका स्क्वायर है तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि एक ओमेगा का स्क्वायर है और एक ओमेगा बराबर कितना है, 1000 है। तो जब स्क्वायर करोगे तो 6 हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू हमारे पास 0.1, सॉरी एल की वैल्यू का है, ये है हमारे पास 100 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। ये कैसे आया 100, ये एल की वैल्यू रख रहा हूँ ना, तो ये माइक्रो हेनरी है, तो माइक्रो हटाने के लिए क्या, ये काट देंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 0.01, और ये फेरेड आएगा। तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट कितना आया, सी इक्विवेलेंट हमारे पास आ चुका है 0.01 फेरेड, और ये इक्वेशन नंबर हम पहले कहीं माने थे, ये सेकंड हो जाएगी और ये थर्ड हो जाएगी। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 2 व 3 से सी इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं, कितना आया 0.01 फेरेड। फेरेड हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू, ये कितना है, ये हमारे पास है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 माइक्रो फेरेड, ये फेरेड हो जाएगा, माइक्रो हटा दे रहा है। C1 हमें ज्ञात करना है, C1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, C1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये ज़्यादा है ये कम है, यहाँ 0.010000 ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, घटा रहे हैं, जब घटाओगे तो 10 की पावर कितना है 6 है, तो यहाँ पर 0 लगाओ, 0.0000, ठीक है, 0 और 2, तो ये ऐसे लिख दोगे। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे लिख जाएगा। अब इसको हम घटा दे रहे हैं, इसको सॉल्व करने के बता रहा हूँ कि इसमें घटाना है, तो हमने ये माइक्रो की पावर हटाने के लिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के बाद लिख दिया। यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास कितना है 0 आएगा, और यहाँ 0 आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा फेरेड। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, C1 की वैल्यू हमारे पास, अब इसको माइक्रो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 9998 माइक्रो फेरेड। ठीक है, ये माइक्रो फेरेड हो गया, तो हमारे पास ये आंसर हो गया।
ये ऊपर जो लिखे हो वो भी सही है, ये माइक्रोफैरेड बनाया है 10⁶ से मल्टीप्लाई करके माइनस का, तो ये हमारा एक आंसर है। एक आंसर हमारे पास ये है। यही दोनों आंसर हमसे पूछे गए थे। जिस बच्चे ने भेजा है उसको देख लो। याद रखना है ये माइक्रो हेनरी दिया हुआ है, मिली हेनरी नहीं दिया हुआ है, तो गलत हो जाएगा। ठीक, इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए ये क्वेश्चन क्लास 12 है, बोर्ड यूपी है, एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे भेजा है। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले गॉस का प्रमेय बताना है, जिसका 1 नंबर मिलेगा, और समविभव पृष्ठ क्या है ये बताना है, इसका 1 नंबर मिलेगा। 3 नंबर में ये डेरिवेशन है तुम्हारा। ठीक है, कैसे करोगे? सबसे पहले हमें गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय में ये बताया गया था, इन्होंने ये बताया था कि हमारे पास कोई भी क्लोज बॉडी हो, कोई भी क्लोज बॉडी हो, उस पे जो हमारे पास टोटल फ्लक्स होगा वो हमेशा 1/ε0, यानी उस पे जो चार्ज लग रहा है उसका 1/ε0 होगा। सिंपल सी बात याद रखनी है कि ये हमारे पास एक क्लोज बॉडी है। ठीक है, इस पर एक आवेश रखा हुआ है क्यू, ये प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। तो इस क्लोज बॉडी में आवेश इतना है, तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स होगा फाई होगा। कंडीशन ये है कि ये सी बताता है कि बॉडी क्लोज होनी चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होनी चाहिए, ऐसे खुली नहीं होनी चाहिए, पूरी बंद होनी चाहिए। क्या शेप है कोई मैटर नहीं करता। तो इस पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जो चार्ज है उस चार्ज को अगर 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर चार्ज को ε0 से डिवाइड कर दें, उसके बराबर होगा। इतनी बात लिखनी है। क्या लिखना है कि गॉस ने ये बताया था कि हमारे पास कोई भी क्लोज बॉडी है, उस पर जो आवेश लगता है, सॉरी उस पे जो आवेश लगता है वो, सॉरी उस पे जो टोटल फ्लक्स लगता है, टोटल फ्लक्स लगता है वो क्या होता है, उस पे जो चार्ज लग रहा है उस चार्ज को अगर ε0 से डिवाइड कर दें, या फिर हम कह दें कि जो चार्ज है उसमें अगर 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास गॉस के प्रमेय आ जाती है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। 1 नंबर आपका यहाँ पे मिल जाएगा। समविभव, समविभव का मतलब होता है कोई हमारे पास पृष्ठ है, कोई हमारे पास पृष्ठ है, ये मान लेते हैं सरफेस है। इस सरफेस पे अगर समविभव की बात कर रहे हैं, समविभव कह रहे हैं, तो इनका पोटेंशियल हर जगह पे, यानी यहाँ पर भी पोटेंशियल अगर V है तो यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा, पूरी सरफेस में पोटेंशियल सेम होगा, और इस कंडीशन में जो किया गया वर्क होगा वो हमेशा 0 होगा। समविभव का मतलब क्या हुआ, समविभव का मतलब हुआ कि इस बॉडी में किसी भी पॉइंट पे, इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल है, जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर भी है, उतना यहाँ पर भी है, पूरा सेम है, और इसमें जो कार्य किया जाएगा वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल में चेंज आता है वही हमारे पास चार्ज वो होता है, कार्य वो 0 आएगा। 2 बातें हो गई। अब इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो देख लो। देखो इसमें क्या है, इसमें हमें ये बात ये याद रखनी है, ये हमारे पास एक प्लेट है प्लस की, एक हमारे पास माइनस की, 2 प्लेटें हैं। एक पॉइंट हमारे पास P है, इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये बताना है। ऐसे ही इसमें बताना है इस प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और इस प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दोनों बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो विद्युत क्षेत्र बताना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, एक बात। दूसरा, इसमें जो हमारे पास आवेश घनत्व दिया गया है दोनों प्लेटों का समान है। आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, आवेश घनत्व का मतलब ये होता है कि हमारे पास जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट का अगर सरफेस एरिया हमारे पास A है और इस पे चार्ज Q है, ठीक, तो इसका आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई A। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है, Q डिवाइड बाई A। A हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, Q हमारे पास इस बॉडी पे चार्ज है। ठीक है, याद रखना है। और इस प्लेट पे अगर हम निकालें, इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये प्लस है माइनस ऐसे कोई मैटर नहीं है। फिलहाल के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सिग्मा के रूप में, तो क्या होगा, किसी भी प्लेट पे सिग्मा डिवाइड बाई 2ε0। ये 2 बातें याद रखनी है, ये 2 फार्मूले यहाँ पर यूज होना है। एक फार्मूला यही यूज होगा, ये वाला तो नहीं यूज होगा क्योंकि ऐसा कुछ पूछा नहीं, आवेश घनत्व के रूप में निकाला जा रहा है ना, इस वजह से ये फार्मूला लगना है, इसको यूज करना है। ठीक, चलो अब देखते हैं। एक बात और, दूसरी बात ये, एक बात ये याद रखनी है, कहीं पर भी अगर प्लस चार्ज है, कहीं पर भी प्लस चार्ज है, तो उस प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। जैसे ये हमारे पास प्लेट है, इस प्लेट पे प्लस चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा। यानी अगर इस पे हमारे ये प्लेट है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा, कैप बता रहा कि बाहर निकल रहा है, और यही अगर इलेक्ट्रिक यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगा। ठीक है, ये 2 बातें याद रखनी है। चलो अब पहली प्लेट हमारे पास ये है, तो बताएंगे बिंदु
बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको EP कहेंगे, ठीक है, बिंदु P पर EP। और ये बता देंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि अगर हमारे पास समान, मतलब हमारे पास कोई प्लेट है, हम जानते हैं किसी प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए फार्मूला E इज इक्वल टू क्या होता है, ये याद रखना है, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पेपर में दी होती है, फिलहाल ये याद रखना है, ठीक। और ये हमारा क्या है, सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व है, सिग्मा जो कि बोला है आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, ठीक है, ये याद रखना, ये आवेश घनत्व है, ठीक। अब देखो, अब हमें बिंदु यहाँ पर निकालना है, पी पे निकालना है। पहले पॉइंट हमने पी लिया, इस बिंदु पर इस प्लेट की वजह से, जो ये प्लेट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर उसके बाद इस बिंदु पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, ये बात याद रखना। देखो अब बिंदु यहाँ पर है, ये प्लेट हमारे पास चार्ज है, ऐसे प्लेट रखी हुई है, ठीक है, ये प्लेट ऐसे रखी हुई है, बिंदु ये है, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, क्योंकि प्लेट पे अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाएगा, कहाँ जाएगा, इस प्लेट से दूर भागेगा, क्या करेगा, इस प्लेट से दूर भागेगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिंदु P पर, E1 इज इक्वल टू, क्या बताओगे, पॉजिटिव प्लेट के आवेश या फिर पॉजिटिव आवेश की वजह से, आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, तो E1 लिख देंगे, E1 होगा, ठीक है, एक E1 होगा, एंड निगेटिव की वजह से क्या होगा, E2, ठीक, मतलब जब पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो E1 होगा, और इसकी वजह से E2, ये लिख दिया, मेंशन कर दिया, कोई कंडीशन नहीं थी कि मेंशन करें। अब देखो इस पॉइंट पे आ जा रहे हैं, इस पॉइंट की वजह से पॉजिटिव चार्ज पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की ओर आएगा। क्यों आ रहा है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है प्लेट पे, इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर भागेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखा हुआ है, ये प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास E1 है, E1 कहाँ की ओर, बाहर की तरफ, इस पॉइंट की ओर आ रहा है, ठीक है, ये प्लेट से दूर भाग रहा है। अब ये देखो, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता है, प्लेट के अंदर आता है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इधर आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर निगेटिव चार्ज होता है प्लेट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाता है, ये आप बात याद रखनी। पहली बात, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी प्लेट के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा होगा E2, उसकी डायरेक्शन क्या है, देख लो, सेम है कि नहीं है। क्यों सेम है, क्योंकि इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट से बाहर जा रहा है, और बिंदु P यहाँ पर है, बाहर जा रहा है यानी P की ओर आ रहा है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के अंदर जाएगा, इस प्लेट के अंदर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाता है, ये बात याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पर EP क्या हो गया, EP इज इक्वल टू, दोनों क्या हो जाएंगे, E1 प्लस E2, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, E1 प्लस E2, ठीक। और E1 का फार्मूला हमने बताया है, क्या है, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2 सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा, ये 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी हमारे पास पी प्लेट पर जो देख रहा है यहाँ पर ईपी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ईपी आ जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक तो हमारा ये आंसर हो गया, 1.5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक, देख रहा है वहाँ पे सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, 1.5 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर देखो, ठीक। अब बिंदु Q पर, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ई क्यू मान लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो, इस पे देखो, ये पॉइंट हमारे पास क्यू है, ठीक है, ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव है, और हमने बताया जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये जैसे ऐसे प्लेट रखी हुई है, चार्ज ये है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भागता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, दूर भागेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से प्लेट, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिख दो, जैसे याद रहे ये E2 है, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी E1। ये बात समझ आएगी नहीं आई? इसकी वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, इस प्लेट, जैसे ये प्लेट हमारे पास रखी है, इससे बाहर जा रहा है, ठीक। तो ये बाहर जाने की वजह से इसकी तरफ आ रहा है, क्यू पे निकाल रहा हूँ ना मैं, इस वजह से क्यू पे। अब ये निगेटिव चार्ज है इस पे, और निगेटिव है, क्यू ये है हमारे पास। हमने बताया इसकी वजह से अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ, यानी इसकी, इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करना होगा, इसके अंदर जाना होगा, है ना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। इस पॉइंट पे क्या हो रहा था, इस पॉइंट पे जब थे तो इसकी वजह से बाहर आया और इसकी वजह से इसके अंदर गया, लेकिन जब यहाँ पे आ गए तो इसकी वजह से तो बाहर जाएगा, लेकिन इसकी वजह से इसके अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट में अगर चार्ज निगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जाता है और पॉजिटिव में बाहर आता है। तो ये इसी वजह से क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो ई क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1, कोई भी एक कर सकते हैं, किसी को भी एक माइनस मान ले। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो इसको नेगेटिव मान लेते हैं, तो E1 माइनस E2, ठीक है। ये हम जैसे एक्सेस होती है तो इस तरफ वाला पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, तो हमने इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मान लिया, ठीक है। अब देखो सेम बात वही, यहाँ पर क्या था, इसका फार्मूला क्या है, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे क्या हुआ है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, टोटल 0 हो गया। तो EQ कितना आ गया, EQ हमारे पास आ गया 0, तो आंसर एक ये हो गया। यानी बिंदु Q पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या है, 0 है। और वही जब हम P पे जाते हैं तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। ये दोनों बातें लिख लो। और ये जो बताया था समविभव क्या होता है, कि कोई भी पृष्ठ हो, कोई भी सरफेस हो, उस पर पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल यानी समविभव, विभव सेम हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, समविभव कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किया गया कार्य जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, ठीक। दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र में गॉस का नियम बताया था कि हमारे पास कोई भी क्लोज बॉडी है, उस पर जितना आवेश रखा हुआ है वो आवेश यानी वो चार्ज जो है 1/ε0 के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यही हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं, वो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स होता है, कुल फ्लक्स जो होता है वो भी बता दिए थे। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। बाकी जो 2 बातें बताई उनको भी लिख देना, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज से, अगर कोई प्लेट पॉजिटिव चार्ज पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, और कोई प्लेट नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेट के अंदर जाएगा। ये 2 बातें याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसा भी न्यूमेरिकल हो समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो, इसमें ये भी याद रखना है, इसमें बोला था कि समान आवेश घनत्व, इस वजह से हमने सिग्मा का यूज किया यहाँ पर। सिग्मा क्या है, समान आवेश घनत्व है, ठीक है। ये मत सोचना कि हमने सिग्मा का क्यों यूज किया, अगर सिग्मा ना दिया होता तो, अगर चार्ज दिया होता तो उसके हिसाब से करते, ठीक। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो वो समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, जिससे कुछ काम बने मेरा भी, ठीक। बाय। देखिए क्वेश्चन जो है एक बच्चे ने, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजा था। इसमें क्या है, हमें ये बताना है कि जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है और जो अमीटर लगा हुआ है, इन दोनों में इनका जो रीडिंग आएगी क्या आएगी। अमीटर में करंट नापते हैं, वोल्ट मीटर में वोल्टेज नापते हैं, ठीक है, याद होना चाहिए। यानी कहीं पर अमीटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर हमें करंट निकालनी होगी, और कहीं पर अगर हमारे पास V लिखा है यानी वोल्ट मीटर है तो वहाँ पर वोल्टेज निकालना होगा, ये हमें पता होना चाहिए। दिया गया है XC, XL और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर ये है 30 ओम का, ये R की वैल्यू जो है ये 30 ओम है, ठीक है, ये 30 ओम है, ओम है ये। अब इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले ये इक्वेशन जो दी गई है, जो बच्चे ने भेजा था उसमें साइन तक लिखा था। इसके आगे क्या है, ओमेगा टी है कि 400 टी है कि 100 टी है, ये मेंशन नहीं हो रहा था पेपर में। ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर ओमेगा टी का। इस वजह से अगर नहीं दिख रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू हमें चाहिए वो मिल जाएगी पहले ही। तो यहाँ पर अगर 100 टी है तो उसको 100 टी कर लेना, 400 है तो 400 टी कर लेना। ठीक, कैसे करोगे अब देखो। सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है, समीकरण जो दिया गया है, कौन सा दिया गया है, v इज इक्वल टू 200√2 साइन ओमेगा टी। इसकी तुलना करोगे मानक समीकरण इक्वेशन नंबर 1 है। मानक समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है v नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी होता है। ठीक, यहाँ पर v नॉट है, ये हमारे पास मानक समीकरण होता है। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें तुलना करना है समीकरण, मानक समीकरण से समीकरण 1 की तुलना बोले तो कंपेयर। तुलना करोगे तो यहाँ से हमारे पास v नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आएगा, v नॉट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200√2 बोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ये क्यों निकाला अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो, जब v नॉट निकला है तो वी आर एम एस जो होता है, वी आर एम एस वो क्या होता है, वी नॉट डिवाइड बाई √2, ये फार्मूला होता है। वी आर एम एस जो होता है, अगर वी नॉट दिया हुआ है या फिर वी आर एम एस दिया हुआ है, इनमें से कोई एक डाटा मिसिंग है तो इसके इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई √2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण, ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है, ये याद होना चाहिए, डेरिवेशन में कराया जाता है। अब यहाँ से हमारे पास वी नॉट दिया हुआ है, वी आर एम एस निकाल लेते हैं। वी आर एम एस निकालोगे, वी नॉट कितना है, 200√2 है, उसको डिवाइड कर दोगे √2 से, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट। कितना आएगा, 200 वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास वी आर एम एस कितना आ गया है, वी आर एम एस आ चुका है 200 वोल्ट आ चुका है। ठीक, अब देखो, अब हमारा काम है कि अगर कहीं पर रेजिस्टेंस दिया हो, इंडक्टेंस दिया हो, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व है, ये कैपेसिटेंस यानी संधारित्र है, ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या काम है, ये तीनों लगे हुए हैं। अब सबसे पहले हमें दिमाग में रखना होगा, ये एक रीडिंग करने के लिए अमीटर लगा हुआ है, रीडिंग करने के लिए अमीटर लगा हुआ है ना। तो ये अगर हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, इसका ऐसे दिखा दें कि यहाँ पर ये कनेक्ट है, यहाँ पे ये कनेक्ट है, यहाँ पे हमें रीडिंग करनी है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर हम ये मान सकते हैं कि इसको हम क्या करें, हटा लें। अभी क्या करना है, अमीटर में हमें रीडिंग नहीं देखनी, सॉरी वोल्ट मीटर में, इसको हम हटा सकते हैं। जब इसको हटा सकते हैं तो इसे कनेक्शन ऐसा हटा लें, ये वहाँ हटा के दिखाना नहीं है, ये न्यूमेरिकल में आपको बता रहा हूँ कि क्या सोचना होता है। ये हटा लेंगे, जब ये हटा लेंगे तो ये और ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तीनों सीरीज में हो जाएंगे, 1 2 3 तीनों सीरीज में हो गए। ठीक, तो ये हमें याद रखना है कि ये कॉन्सेप्ट बताया नहीं जाता, ये देखना होता है, ये रीडिंग करने के लिए अमीटर बीच में फिट कर दिया गया है। तो अगर इसका एजम्पशन हम बाहर कर लेंगे ना तो सीधे सीधे दिखने लगेगा कि ये इनका कॉम्बिनेशन कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लगा देते हैं फिर से। यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारे पास जेड का जो फार्मूला होता है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इज इक्वल टू हमारे पास होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, जब फार्मूला ड्राइव करते हैं तो ये होता है, क्योंकि ये तीनों जो दो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तीनों में क्या रिलेशन होती है, इसके लिए ये फार्मूला होता है। अगर इन तीनों का हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट, तो ये जेड निकला है। इसको, इनका रिजल्टेंट जो प्रतिरोध है, जिसको प्रतिबाधा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिबाधा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इम्पीडेंस। ठीक है, इसका यूज करेंगे तो यहाँ से जेड निकाला जा सकता है, जेड इज इक्वल टू एक्सी, सॉरी आर कितना है, 3, आर कितना है
30 का स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस यानी एक्सएल कितना है 60 है और एक्सी कितना है 20 है का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है ना, एक्सएल ये दिया हुआ है, एक्स ये दिया हुआ है, आर ये दिया हुआ है, इसको रख दिया हमने। सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 900, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 40, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, ठीक। अब इसको ऐड कर लो, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। अब इसका स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लो, जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी 50 ओम। क्या आएगी 50 ओम आ जाएगी, ठीक। यहाँ पर 50 ओम आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हमने बताया ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये कनेक्शन एक हिसाब से हम क्या यहाँ पर हमें रीडिंग निकालनी है, तो सबसे पहले हमने इसको मान लिया कि यहाँ पर लगा ही नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से हमने ये सब निकाल दिया, जेड की वैल्यू निकाल दी, वीआरएमएस तो इस इक्वेशन से निकल आया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास करंट निकालनी है। इसका अगर एजम्पशन मानते हैं कि ये नहीं लगा हुआ है, वहाँ पर काट के दिखाना नहीं कि नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या है पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में दिखेगा कि यहाँ पर करंट, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब में करंट सेम जाएगी। लेकिन इनका जो इनका रिजल्टेंट था जेड वो हमने निकाल लिया है, 50 आया है। तो अब हमारे पास इस सर्किट में कितनी करंट जा रही उसको निकाल लेते हैं, धारा, ठीक है। अमीटर में धारा देखो यहाँ पर, अमीटर में पाठ्यांक या धारा, पाठ्यांक इसी को कहा जाता है धारा। अमीटर कहीं लगा होता है तो वहां पर करंट निकाली जाती है, धारा निकाली जाती है, और वोल्ट मीटर में वोल्टेज निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखो इसमें जो करंट आएगी वो क्या आएगी, आई आर एम एस आएगी, आई आर एम एस। वो कैसे आएगी, वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड, वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड। देखो ये जो निकाला ना हमने, यहाँ पर जो हमने वोल्टेज लगाना है वी आर एम एस लगाना है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमने वी आर एम एस लगा दिया, और जेड, जेड हमारा निकाल चुके हैं। वी आर एम एस कितना आया था, वी आर एम एस हमारे पास आया 200, 200 आया था ना वी आर एम एस। जेड कितना निकाला है, जेड अभी निकाला है 50, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी इस आर जो हमारे पास पाठ्यांक लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है, उसमें जो करंट आ रही है 4 एम्पियर आ रही है। कितनी आ रही, 4 एम्पियर अमीटर में पाठ्यांक। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, एक आंसर ही हो गया, ठीक है। सिंपल से समझाएं जिससे एक एक स्टेप समझ में आ चाहिए। अब हमारे पास क्या काम है, अब हमारे पास ये लगा हुआ है, इस पे हमें रीडिंग चाहिए। वो तो हमने वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम ये एजम्पशन कर लिया कि ये नहीं लगा हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर रीडिंग चाहिए। अब यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो कैसे आएगी, ये वाली जो रीडिंग आएगी उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये और ये किसमें है, सीरीज में, ये और ये किसमें है, सीरीज में है, समझे ना। तो इन दोनों के बीच हमें वोल्टेज निकालने, या फिर इसके साथ निकाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये वोल्टेज लगा हुआ है, तो हमारा काम क्या होगा, ये बाकी कॉम्बिनेशन समझ लेंगे कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बाकी कॉम्बिनेशन समझ लेंगे नहीं लगा हुआ है, इस स्थान पर हमें वोल्टेज निकालना है, इसके लिए हमने करंट निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम बना देता हूँ, बाकी यहाँ पर समझ में आना चाहिए, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन हम समझा दे रहे हैं कि ये मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये वाला पोर्शन हट चुका है पूरी तरीके से, ये पोर्शन हट चुका है। यहाँ पर जो करंट जा रही वो ये जा रही है, कौन सी करंट जा रही, आई आर एम एस, जो कि 4 एम्पियर है, वही करंट यहाँ पर भी आएगी। ये पूरा अगर डायग्राम हटा देंगे तो ये और ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अमीटर में, सॉरी वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में पाठ्यांक, अगर ऐसा एजम्पशन करोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, इस वजह से मैं बार बार बता रहा हूँ। अब हमें ये थोड़ी देर सोचना है कि यार पोर्शन हट चुका है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, आई आर एम एस पता है, बाकी ये पता है। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे V इज इक्वल टू क्या निकालोगे, करंट जो कि आई आर एम एस है, और मॉड, मॉड के अंदर क्या रख रहा है, यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी, जो भी बड़ा होगा मॉड से पॉजिटिव वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ओम के नियम को यूज किया गया है, किस कौन सा नियम, ओम के नियम से,
ओम का नियम जो होता है ना, उसको पता होना चाहिए सबको। क्या होता है? V इक्वल टू होता है IR, उसी का यूज किया गया है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों का क्या है? मैग्नीट्यूड निकालना होगा डिफरेंस का। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 4 दिया हुआ है, ये कितना है? 60 है। मॉड लगाने का मतलब है कि अगर ये ज़्यादा होता तो इससे एडजस्ट कर लेते, जो रिजल्ट निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। यहाँ पर कितना है? 20 है। सॉल्व करोगे 4 इंटू कितना आ जाएगा? 40 आएगा। कितना आ जाएगा? 160 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास V कितना आ गया? 160 वोल्ट आ गया। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करना है। ठीक, ये डायग्राम जब दिखता है ना तो लगता है ये सब कनेक्शन है, लेकिन ये एक मीटर है रीडिंग के लिए। तो अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते नहीं लगा हुआ ना, तो साफ साफ दिखने लगता है क्या कॉम्बिनेशन है। जो करंट यहाँ पर है वही करंट यहाँ पर होगी, वही करंट पूरे में सर्कुलेट होगी। एक ही आंसर है आपका और एक ही आंसर है, देख लो समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, देख लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक, बाय, टेक केयर। और कोई क्वेश्चन याद है तो आप पूछ सकते हो बेहिचक। चलो बाय। देखिए, ये क्वेश्चन जो है टेलीग्राम में एक बच्चे ने भेजा था। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, आपको गोली पृष्ठ के लिए जो फार्मूला होता है प्रकाश के अपवर्तनांक का, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है। ठीक, उसी सूत्र का प्रयोग करके ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसमें दिया क्या गया है? इसमें ये दिया गया है कि जो हमारे पास ये बेलन है, इस बेलन का जो एक पार्ट है कर्व शेप है, इस कर्व शेप की जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अलावा एक सोर्स रखा हुआ है S, जो कि इसके पोल से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, इसके बाद ये जो है, ये हमारे पास कांच है। इस कांच, ये जो अंदर का फ्रेम है पूरा, ये कांच का बना हुआ है, जो बेलनाकार छड़ है। इसका जो अपवर्तनांक है 1.5 है। इसके अलावा ये वायु है, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? वायु का अपवर्तनांक होता है 1। ठीक, अपवर्तनांक बोले तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और ये रेडियस दी गई है, डिस्टेंस दी गई है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो दिया गया उसके हिसाब से, यहाँ पर हमारे पास क्या है? रेडियस है R, जो कि दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? ये इसका पोल है, इसको हम P मान लेते हैं। जो गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है, ये देख लो क्या होता है। गोली पृष्ठ के लिए, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? ये याद होना चाहिए, इसी का यूज है यहाँ पर। ये होता है हमारे पास N2 डिवाइड बाई V माइनस N1 डिवाइड बाई U इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू होता है हमारे पास N2 माइनस N1 डिवाइड बाई रेडियस। ये वाला फार्मूला हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पर N2 क्या है? N2 वो अपवर्तनांक है जहाँ से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है। N1 क्या है? जिससे लाइट आ रही है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। V हमारे पास जहाँ पर इमेज बनेगी वो है। U वस्तु कहाँ पे रखी है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। बाकी R रेडियस है। ये कौन सा? ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, हमेशा याद रखना है। N2 क्या होता है? N2 जहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ जा रहा है वहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, यानी अपवर्तनांक होता है। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर ये सोर्स रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास अगर लाइट, इसकी इमेज हम बनाना चाहते हैं तो एक तो ये तरीका होगा कि एक लाइट इसके समांतर चली जाए। ठीक है, इसके पैरेलल बिल्कुल चली जाए सीधी। दूसरी लाइट क्या है? वो ऐसे यहाँ पर पड़े और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होगा? ये बेंड हो जाएगी। ठीक, बेंड होने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोले तो अपवर्तनांक, अगर हमारे पास लाइट ज्यादा अपवर्तनांक वाले से कम अपवर्तनांक वाले की ओर जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। क्या होगा? नॉर्मल से दूर हट जाएगी। बात याद रखना, जब भी लाइट हमारे पास क्या होता है, लाइट हमारे पास अगर कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले से, यानी कम अपवर्तनांक वाले से ज्यादा अपवर्तनांक वाले में जाती है
तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन जब लाइट हमारे पास ज़्यादा वाले से कम पे जाएगी, यानी ज़्यादा अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक पे जाएगी, ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में जाएगी, तो उस समय क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब इसका कभी भी कर्व शेप बनता है ना, तो उसका जो रेडियस, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं इसका त्रिज्या कहाँ पे है, ये है, ठीक है, ये r जो है 2 सेंटीमीटर पे है, तो इसका ये सेंटर है, रेडियस है, तो इसमें नॉर्मल ऐसे खींचा जाता है, ठीक, ये नॉर्मल है, इसका क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो अभिलंब, हिंदी में अभिलंब कहा जाता है, अभिलंब। अभिलंब हमेशा कोई भी कर्व शेप हो उसमें जहाँ पर उसका सेंटर होता है, यानी सर्किल के सेंटर से जो लाइन पास होती है वो अभिलंब होती है। अब ये लाइट यहाँ से पड़ी, जब ये लाइट यहाँ पे पड़ी तो क्या हुआ, ये नॉर्मल से दूर हट गई, नॉर्मल से दूर हट गई ना, क्योंकि यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5 है, जबकि यहाँ वायु का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो Na है वो कितना है, 1 है, ठीक, ये दूर हट चुकी है। ये सब बता दिया, कोई बताता नहीं, लेकिन अब सीधा फार्मूला यूज करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, N1 कितना होगा, N1 हमारे पास 1.5, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ से लाइट आएगी, इसकी इमेज यहाँ पर कहीं बनेगी, अभी कितनी दूरी पर बनेगी ये निकाल लेते हैं। N2 क्या होगा, यहाँ से लाइट हमने मारी, इसकी इमेज यहाँ पे बनी, ये जो यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो N2 होगा, और वायु का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है, ये N2 हो गया। अब बात आती है रेडियस R क्या होगी, R देखो यहाँ पर ये हमारे पास पोल है, इसका क्या है, पोल है, ठीक है। यहाँ से अगर हमारे पास लाइट यहाँ से आ रही थी, हमने बताया कभी भी कर्व से हो, अगर हमें ऐसे यहाँ पे खड़े हो गए, इस तरफ जाना हुआ, इस तरफ जाना हुआ तो निगेटिव वैल्यू लेते हैं, और इस तरफ जाना हुआ तो पॉजिटिव लेते हैं। ये हमारे पास पोल है, या तो एक दूसरा तरीका ये है कि जहाँ से लाइट जो रेज हमने मारी है उस लाइट के अगर अपोजिट हमें चलना होगा, क्योंकि अगर इस कर्व को पूरा करेंगे ना, ये वाला कर्व को, तो सर्किल ऐसे बन के तैयार होगा। जब सर्किल ऐसे बन के तैयार होगा तो इसकी रेडियस यहाँ पर आएगी, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है। तो हमें क्या है, लाइट के अपोजिट जाना पड़ेगा, जब लाइट के अपोजिट जाना पड़ता है तो रेडियस नेगेटिव लेते हैं, ठीक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो हमने लेफ्ट और राइट का बताया कि अगर ऐसे हम खड़े हो जाएंगे, अगर ऐसे हमें मेजर करना होगा, पोल से डिस्टेंस मेजर करनी है इस तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ तो निगेटिव, इस तरफ मेजर करनी होगी तो पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ से R निगेटिव होगा, ये बहुत जरूरी है, समझ में आना चाहिए क्यों निगेटिव हो रहा है। R माइनस का 2 सेंटीमीटर। अब बात आई U, ये क्या है, ये हमारे पास सोर्स रखा हुआ है, यानी ये डिस्टेंस है U, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये पोल है हमारे पास, इसके अगर हमें ये डिस्टेंस मेजर करनी है पोल से तो इस तरफ जाना होगा, जब इस तरफ जाना होगा तो निगेटिव लेंगे। दूसरी बात हमने बताया कि ये हमारे पास लाइट ऐसे हमने मारी है, एक लाइट ऐसे अभिलंब के साथ चलेगी, दूसरा ऐसे चलेगी, तो लाइट के अपोजिट हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो यू क्या होगा, यू भी हमारा निगेटिव होगा, यू भी निगेटिव होगा। ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये समझ में नहीं आता तो कहानी बनती नहीं है क्वेश्चन की, यू निगेटिव होगा। फाइंड क्या करना है, वी के विषय में हमको नहीं पता है, जो कि हमने यहाँ पे बना दिया है, अभी ये बाद में बनाना चाहिए, लेकिन हमने बता दिया कि ऐसे बनेगा, फिलहाल अब बना देते हैं, ठीक है। वी, अब कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें रखनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा N2 कितना है, N2 हमारे पास 1 है, 1, और V क्या है, ये है, ये हमें फाइंड करना है। N2 हमारे पास 1 था, N1 कितना है, 1.5 है, 1.5 है, और U क्या है, U हमारे पास माइनस का 12 है। ये माइनस क्यों आया ये समझ में आना चाहिए, इज इक्वल टू, यहाँ पर N2 कितना है, 1 है, और N1 कितना है, 1.5 है, ठीक है। R कितना है, माइनस का 2 सेंटीमीटर है। माइनस क्यों है ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको फिर देख लेना, क्योंकि अगर ये साइन सही नहीं रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हमारे पास माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/V हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या है, माइनस का, इससे घटाओगे तो माइनस का 0.5 बचेगा, डिवाइड बाई माइनस का 2, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है इसको हम इस तरफ भेज देंगे, ये प्लस यहाँ हो चुका है, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1.5 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। इसको हम काट देंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सॉल्व करो, तो यहाँ से पॉइंट हम हटा सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा के 0 लगा देते हैं, या फिर इसे अभी लगा देते हैं, 0.5 डिवाइड बाई 2 है। अब इसको काट दो 3 से, तो ये कितनी बार में कटेगा, 0.5 में, और ये 4 टाइम्स, तो माइनस का
0.5 डिवाइड बाई 4। अब एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 1 डिवाइड बाई v इक्वल कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 4 आया। एलसीएम 4 आया तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जो आएगा इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 टाइम्स जाएगा 0.5, सॉल्व करेंगे तो 0.5 बचेगा डिवाइड बाई 4, ये पॉइंट हट चुका है, काट देंगे कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। यहाँ v इक्वल टू कितना आया है 1/8 आया है, यानी v की वैल्यू कितनी आई है, v इक्वल टू हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज बन के तैयार होगी 8 सेंटीमीटर। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब ये है जो भी इमेज बनेगी वो हमारे पास पोल के राइट साइड बनेगी, पोल के राइट साइड बनेगी। ठीक है, अगर ऐसे खड़े होंगे तो, अगर ऐसे हम खड़े होंगे ये करके फेस तो राइट साइड, अगर ऐसे खड़े हो गए तो लेफ्ट साइड। ठीक है, फिलहाल तो हमें इस बोर्ड पे नजर रखनी होगी, तो इस तरफ बनेगी। इस तरफ बनने का मतलब है कि वस्तु क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये निगेटिव आता तो इसका मतलब इमेज कहाँ, अंदर बनती। ठीक है, फिलहाल हमारे पास बाहर बनेगी, तो इसकी जो डायग्राम तुम्हारा जो बनाओगे आखिरी में वो ऐसे बना देना। ठीक, ये क्या बना, ये हमारे पास v आया कितने 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसकी इमेज बन के तैयार हो गई। तुम्हारा डायग्राम जो बन के तैयार होगा ऐसे दिखा देना पूरा। ठीक, ये नॉर्मल हम दिखा देंगे और यहाँ पर दिखा देंगे ये नॉर्मल से दूर हट रही है। दूर क्यों हट रही है, क्योंकि यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यहाँ का कम है, इस वजह से एक लाइन हमारे पास इसके जो यहाँ मेन एक्सेस होती है उसके पैरेलल डाल दी जाती है। ये दोनों लाइन जहाँ इंसिडेंट करती है वहाँ पर इमेज बनती है, तो ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट करेंगी आई पे। तो ये आपका डायग्राम भी बना देना और ये आंसर हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये फार्मूला लिखना था, बाकी सॉल्व करना था। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि कैसे वैल्यू लेना है। ये निगेटिव क्यों है, इसका रीजन हमने बताया, क्योंकि यहाँ से जब मेजरमेंट करेंगे तो इस तरफ करना होगा, और ये जो हमारे पास लाइट आ रही है उसके अपोजिट जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा हमने जो लेफ्ट राइट बताया वो है। ठीक है, तीसरी बात, आर निगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पोल से यहाँ पर रेडियस आ रही है, इस वजह से ये निगेटिव है। सब वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये याद रखना है कि N2 जो होगा जहाँ पर लाइट जा रही है, दूसरा मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। N1 क्या होगा, जहाँ पर लाइट है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, देखो मैं तुम्हें व्हाट्सएप नंबर अपना देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर देने का मतलब ये नहीं कि आप हमें कॉल करें, आप अपना क्वेश्चन भेज दें, जब हमें टाइम मिलेगा तो हम उसको करा देंगे। ठीक है, तो कॉल मत किया करो यार। 8127191266, इसमें केवल आपको क्वेश्चन भेजने के लिए हम कह रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन भेज दो। अगर टेलीग्राम में नहीं आ पा रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों दिए गए हैं, तो ऐसा करो। ठीक, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर। कोई क्वेश्चन नहीं आता तब भेजना, अगर आ रहा है तो पहले सर्च कर लो, हमने कराया होगा, नहीं कराया तब भेज देना तो हम करा देंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले लो।